हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बीकॉम के स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से समझें। इस टॉपिक में हम सबसे पहले कवर करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस एक्चुअली है क्या और ये टर्म कहाँ से आई है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन और मीनिंग समझेंगे एंड देन सिर्फ 2 क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। अगर 2 क्वेश्चन हम प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं तो ये कंप्लीट टॉपिक फिनिश हो जाता है। सो दैट्स वाई आपको बहुत केयरफुली इस वीडियो को देखना है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक में आपको लिखा हुआ है रिग्रेशन एनालिसिस। देन रिग्रेशन एनालिसिस जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि रिग्रेशन एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो इस वर्ड के मीनिंग को समझने के लिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री को जानेंगे। तो देखिए, गैल्टन कॉइन्ड द टर्म रिग्रेशन। कॉइन मीन्स टू इन्वेंट अ न्यू वर्ड, यानी कि गैल्टन ने रिग्रेशन वर्ड इन्वेंट किया, सबसे पहले बताया दुनिया को। और गैल्टन ने बताया था द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन कम्स फ्रॉम द जेनेटिक। गैल्टन ने बताया था जब जेनेटिक्स की वो बेसिकली एक रिसर्च कर रहा था जेनेटिक्स पे, तो वहाँ पर गैल्टन ने इस रिग्रेशन टर्म को इंट्रोड्यूस किया। जेनेटिक, यू नो दैट वेरी वेल कि जेनेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये एक बायोलॉजी की टर्म है और इस पर गैल्टन जो है वर्क कर रहा था। गैल्टन ने एक बुक पब्लिश की थी, रिग्रेशन टुवार्ड्स मेडियोक्रिटी। ये बुक जो है, ये इसके ऑथर फ्रांसिस गैल्टन थे और इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी 1886 में, 1886 में। लेकिन 1886 से 2 साल पहले उन्होंने एक स्टडी की थी, एक सर्वे किया था। उस सर्वे का जो रिज़ल्ट था, यानी कि 1884 में इन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में उन्होंने 10,000 पीपल्स, यानी कि 10,000 लोगों को इंक्लूड किया। उस सर्वे को 10,000 लोगों के द्वारा किया गया, ठीक है। तो 10,000 लोगों पर जब वो सर्वे किया गया तो उस सर्वे का उन्होंने एक नाम दिया। अलग अलग फैक्टर्स थे उस सर्वे में, सिर्फ एक मोटिव नहीं था। और उस सर्वे के लिए ही उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। तो जो उन्होंने नाम लिखा वो नाम था रिवर्जन टुवार्ड्स मेडियोक्रिटी। ये वो सर्वे का एक पेज आपके सामने है। इस सर्वे को जो उन्होंने किया तो उन्होंने पूरी बुक इस पर लिखी थी। इस बुक में से 245 पेज से 263 पेजेस के बीच में जो उन्होंने अपना रिज़ल्ट या कंक्लूज़न लिखा है वो रिग्रेशन एनालिसिस को डिफ़ाइन करता है। यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस को डिफ़ाइन करने के लिए आप देख सकते हैं PDF अवेलेबल है। 245 से 260 पेज के बीच में रिग्रेशन का कंक्लूज़न दिया था उन्होंने। उसी में से एक पेज आपके सामने है। ओके, तो अब यहाँ पर बात करते हैं रिग्रेशन की। तो गैल्टन लेटर रिप्लेस्ड रिवर्जन बाय रिग्रेशन, यानी कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, देखिए, रिवर्जन टुवार्ड्स मेडियोक्रिटी, उन्होंने नाम क्या दिया था, रिवर्जन टुवार्ड्स मेडियोक्रिटी। लेकिन बाद में उन्होंने ये टर्म जो रिवर्जन है वो रिप्लेस करके रिग्रेशन कर दी। क्यों करी? क्योंकि रिवर्जन का एक कॉमन मीनिंग होता है इन इंग्लिश। अगर कोई गाड़ी या कोई चीज़ आगे की तरफ जाती है और अगर वही चीज़ पीछे की तरफ आती है तो रिवर्स हो रही है, पीछे की तरफ आना। लेकिन यहाँ पर ये कॉमन टर्म की तरह यूज़ नहीं किया था, रिवर्जन टुवार्ड्स मेडियोक्रिटी, जिसे बाद में टुडे वी कॉल इट रिग्रेशन टू द मीन। इसे आज हम रिवर्जन टू मीन पढ़ते हैं, ना कि रिवर्जन टुवार्ड्स मेडियोक्रिटी। ओके, तो रिग्रेशन यानी कि आज जब हम इसे पढ़ते हैं रिग्रेशन टू मीन, जब हम इसे स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है कि मीन की तरफ, एवरेज की तरफ वापस आना। तो आई होप कि आपको, सभी स्टूडेंट्स को एज वेल एज टीचर्स को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि रिवर्जन ही रिग्रेशन है। यानी कि बेसिक मीनिंग अगर मैं बताऊं रिग्रेशन का तो वो रिवर्जन होता है। लेकिन रिग्रेशन जो वर्ड है वो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न। लेकिन अगर बीकॉम स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो बीकॉम स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए रिग्रेशन के बारे में। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आपकी कलम चलेगी, उतना ज़्यादा आप थ्योरिकली एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसके अलावा आपको इसकी डेफिनेशन और मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो देखिए,
रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस is a set of statistical process for estimating the relationship between the dependent variable and one or more independent variable. The important thing is that dependent variable एक होगा लेकिन independent variable एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. हमारे कोर्स में यानी कि बीकॉम स्टूडेंट्स के कोर्स में सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है. रिग्रेशन एनालिसिस और सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस इतना है, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं, अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा नहीं हो सकता. ओके, अब बात करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन की. तो लीनियर मीन्स लाइन, जिससे लाइन ड्रॉ करते हो. यानी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर. द टेक्निक्स फॉर प्रिडिक्शन इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन. जो टेक्निक प्रिडिक्ट करते हो, प्रिडिक्शन में एक लाइन बन के जाएगी, उसको उस टेक्निक को ही हम लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे. सिंपल इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल वर्क करेंगे. अब बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन की. तो रिग्रेशन इक्वेशन इट इज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट अलाउज अस टू प्रिडिक्ट वैल्यूज of one variable from known values of one or more other variables is called the regression equation. regression equation basically एक mathematical technique है. मतलब हम freely कोई भी चीज़ नहीं ड्रॉ कर सकते, कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, उसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू ही ड्रॉ किया जा सकता है. अब ये जो बात मैंने आपके सामने लिखी है, ये जो आपने मतलब समझा है थ्योरिकली, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, ये वो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस का एक ग्राफ है. सिंपल क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स और वाई दो ही एक्सिस है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये सिंपल है. और हमारे सिलेबस में मैं फिर से रिपीट करूँगा, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस यानी कि बीकॉम स्टूडेंट के सिलेबस में सिर्फ सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस ही है. लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस ये नहीं होता है. रिग्रेशन एनालिसिस तो इसके अलावा भी बहुत सारा होता है. याद रखिएगा, जब गैल्टन ने रिग्रेशन टर्म इंट्रोड्यूस करी थी तो बायोलॉजी के पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे थे. तो ये टॉपिक सिर्फ स्टेटिस्टिक्स, सिर्फ थोड़े से न्यूमेरिकल डेटा को एनालिस करना नहीं है, ये वेरियस फील्ड में फैला हुआ है. वहाँ पर ये अपना एक कंक्लूज़न, अपना एक रिजल्ट देता है. ये मैथमेटिकल टूल है. तो फिलहाल हम उसमें से इतनी सब बड़ी चीज़ों में से एक छोटी सी चीज़ पढ़ रहे हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स, और उसमें है सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस. तो ये ग्राफ आपके सामने एक्स और वाई एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस. एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्यों बोला गया यहाँ पर? इसे सिंपल लीनियर इसलिए क्योंकि आप देखोगे इसमें डॉटेड है. ये डॉटेड आपने बहुत सारे देखे, ये कोरिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को रिलेट कर रहे हैं. लेकिन ये जो बीच में रेड कलर में जो लाइन जा रही है, ये इसका लीनियर रिप्रेजेंटेशन शो कर रही है. अब आप जब ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन देखते हो, जब देखते हो कि ये लाइन सीधी सीधी जा रही है, तो क्या ये लाइन हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दी, या इसके आसपास के पॉइंट्स को कवर करती हुई लाइन खींची जा सकती थी? नहीं, क्योंकि ये एक रिग्रेशन इक्वेशन है. रिग्रेशन इक्वेशन टर्म जुड़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक पार्टिकुलर वे, एक पार्टिकुलर पाथ, उस रास्ते पर चल के ही ये लाइन बनी है, लेकिन उसका एक मैथमेटिकल मैकेनिज्म होगा. तो मैथमेटिकल मैकेनिज्म कहाँ से आया? तो देखिए, इस लाइन को, ये वही पेज फिर से आ जाता है जो 1886 में पब्लिश्ड हुई थी बुक रिग्रेशन टुवार्ड्स मेडियोक्रिटी. तो उस बुक के अंदर जो एक पेज है, वो पेज आपके सामने है. इस पेज में जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, यानी कि चिल्ड्रंस पेरेंट्स के ऊपर कोई सर्वे किया गया था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो ये यहाँ पर ये आपके सामने जो दे रखा है, उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट है, और वो रिजल्ट ग्राफिकली रिजल्ट है. तो इस ग्राफ में जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पर ध्यान से समझना, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये सबसे ज़्यादा फिट होने वाली लाइन थी. कौन सी लाइन थी ये? लीस्ट स्क्वायर मेथड. ये लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड से आई थी. तो लीस्ट स्क्वायर मेथड की जब बात करेंगे तो समझना होगा लीस्ट स्क्वायर मेथड ही क्या है, जिसके अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ की जाती है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फिटेड लाइन हुई. यानी कि हमने जब रिग्रेशन की बात करते हैं तो उस पर जो लाइन ड्रॉ होगी वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा. और वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने एक मेथड यूज़ किया था, और वो मेथड था लीस्ट स्क्वायर मेथड. तो लीस्ट स्क्वायर मेथड को समझेंगे तो लीस्ट स्क्वायर मेथड दो टाइप से होते हैं. सबसे पहला ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड यानी लीनियर, और दूसरा नॉन लीनियर.
ये दो मेथड होते हैं। आपकी क्लास में क्या है, आपकी क्लास में सिर्फ ऑर्डिनरी है यानी लीनियर है। द लीस्ट स्क्वायर मेथड इज यूजुअली क्रिएटेड टू कार्ल फ्रेडरिक गॉस, यानी कि गॉसियन थ्योरम या गॉस का नाम बहुत अलग अलग फील्ड में स्टूडेंट्स ने सुना होगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले ये क्रिएट किया था लीस्ट स्क्वायर मेथड। इट इज़ अ मैथमेटिकल मेथड। 1795 में इन्होंने क्रिएट किया था, बट इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, पहली बार पब्लिश्ड करने वाले ये व्यक्ति थे एड्रीन मैरिन लेजेंडर। 1805 में इसे सबसे पहले पब्लिश्ड किया गया था इन्होंने। तो ये लीस्ट स्क्वायर की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। ये बताने का रीज़न सिर्फ ये है कि आप ये ना समझें कि गैल्टन ने लीस्ट स्क्वायर मेथड बनाया, नहीं। 1886 से कई साल पहले 1795 में लीस्ट स्क्वायर मेथड जो मैथमेटिकल मेथड था वो बन चुका था। उस मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। रिग्रेशन एक डिफरेंट टर्म है जो एक अलग कंक्लूड करती है, और लीस्ट स्क्वायर मेथड उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, नाउ फिर से हम उसी लाइन पर ड्रॉ करते हैं, आते हैं वापस। तो ये लाइन आपके सामने है, इसका नाम सर फ्रांसिस गैल्टन ने रिवर्जन टुवार्ड्स मेडियोक्रिटी रखा। इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड से बनी है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, और लीस्ट स्क्वायर मेथड ही सिखाया जाएगा आपकी क्लास में। यानी कि आपकी क्लास में न्यूमेरिकली जो सिखाए जाएंगे न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए सिखाए जाएंगे। रिवर्जन टुवार्ड्स मेडियोक्रिटी मीन्स टुडे वी कॉल इट रिग्रेशन टू मीन, यानी कि एवरेज। मीन मीन्स एवरेज, यानी कि एवरेज की तरफ वापस चलो। यानी जो ये छोटे छोटे डॉटेड आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर में, ये अलग अलग अपना अपना एक रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन है ये वापस एक एवरेज जनरेट कर रही है, और वो एवरेज ये लाइन को फॉलो कर रहा है। यानी कि जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो वो इस लाइन पर होने वाले डॉटेड को हम रिजल्ट बोलेंगे। याद रखना, बायोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में किसी के जीन्स को, किसी भी जेनेटिक सीक्वेंस को समझना होता है तो इस टर्म को, ये वन ऑफ द टर्म, नॉट के इसी टर्म से सारे जेनेटिक्स का पता लग जाता है, लेकिन ये टर्म भी सब बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होती है इन बायोलॉजी। नॉट ओनली द बायोलॉजी, इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो। तो आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, बीकॉम के स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो बीकॉम के स्टूडेंट्स भी इस बात को अपने जहन में रखें कि हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको सिर्फ मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकली टूल की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ अभी ध्यान से समझना होगा। वी विल डिस्कस ओनली दिस लाइन। हमारी क्लास में, हमारे कोर्स में, यानी कि बीकॉम स्टूडेंट के कोर्स में सिर्फ इस लाइन पर डिस्कशन होगा और इसके अलावा कोई डिस्कशंस नहीं होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, रिग्रेशन का मीनिंग, एंड आपको वो जो मैंने बताया था आपको इसकी डेफिनेशन, उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको लिख लेना कॉपी पे, याद कर लेना। इतना करने के बाद आप प्रॉपर थ्योरी तो लिख सकते हो कि रिग्रेशन की थ्योरी आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं आती है, इसके अलावा रिग्रेशन के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। न्यूमेरिकल की बात करूं तो 100% में से मैं 50-50% डिवाइड करता हूं। मैं 2 ही क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा सारे स्टूडेंट्स, कोई इसे स्किप ना करे और इसको कॉपी पे नोट डाउन करे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कॉपी पे नोट डाउन करोगे तो बेटा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे और पूरी एक्सरसाइज आपसे हो सकती है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे जब आपकी इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप, मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करेंगे, मुझे प्रॉब्लम्स का व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको रिवर्ट करूँगा। ओके, तो बेसिकली आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो सकती है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। तो बीकॉम के स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। यू आर गिवन 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन द एग्ज़ाम। आपको सिर्फ 2 टाइप की प्रॉब्लम मिलती है एग्ज़ाम में। सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हेन यू आर गिवन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन द क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन में x एंड y की वैल्यू गिवन है, देन यू नीड टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आप रिग्रेशंस इक्वेशन फाइंड करो, यानी एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी होगी और रिग्रेशन इक्वेशंस आपको फाइंड करना होगा।
नाउ सेकंड प्रॉब्लम आपके पास आएगी व्हेन यू आर गिवन रिग्रेशन इक्वेशन इन द क्वेश्चंस, यानी कि जस्ट पहले वाली प्रॉब्लम का रिवर्स, आपको अब की बार रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है। देन यू नीड टू फाइंड मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई, कोरिलेशन, कॉफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा होगा और क्या निकालना होगा। तो हम सबसे पहले पहली टाइप के पास चलेंगे और उस टाइप में क्या कहता है देखते हैं। ये है हमारे पास पहली टाइप फर्स्ट में कहता है व्हेन यू आर गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द क्वेश्चंस, आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी होगी, तो ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत होगी फॉर्मूले की। देन ये है आपके सामने फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, याद रखना, ये टर्म याद रखना, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। फॉर्मूला है एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, मीन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर ऐसे बार लग जाता है, डैश बार भी कहते हैं इसे, इज इक्वल टू बी एक्स वाई। ये बी एक्स वाई याद रखना, ये बी एक्स वाई का मतलब होता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट। देन ब्रैकेट ऑफ वाई माइनस वाई का मीन ऑफ वाई। नाउ सेकंड आपको दूसरी इक्वेशन दे रखी है, तो सेकंड इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। तो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू बी वाई एक्स और एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स। रिग्रेशन कॉफिशिएंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन निकालना आपको आता होगा, आई थिंक आपने अब तक इतनी स्टडी में मीन निकालना सीखा होगा, लेकिन रिग्रेशन कॉफिशिएंट कैसे निकलता है वो समझिए। तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है रिग्रेशन कॉफिशिएंट एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला आपके सामने लेफ्ट साइड में है, बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ, याद रखना इस टर्म को कोवेरियंस बोलते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन वेरियंस ऑफ वाई। और राइट साइड में आपको दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट दे रखा है, यानी कि आपको एक एक्स ऑन वाई दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है वाई ऑन एक्स। ओके, तो y ऑन x में आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, बी y ऑन x इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ y ऑन x, यानी कि y एंड x एंड x एंड y दोनों एक ही बात होती है, अपॉन में वेरियंस ऑफ x। ओके, तो ये आपके सामने दो फॉर्मूले हैं, एक है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोवेरियंस x एंड y एंड कोवेरियंस y ऑन x कहाँ से निकलेगा, वेरियंस ऑफ x, वेरियंस ऑफ y, ये फॉर्मूले कहाँ हैं, ये कहाँ से आएगा। तो आई थिंक जिन स्टूडेंट्स ने कोरिलेशन का ये मेरा प्रीवियस लेक्चर अच्छे से स्टडी किया होगा, देखा होगा, तो उन्हें एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से पता होगा। कोवेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एंड वाई का, वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई एंड सो ऑन। इसके जो रूल्स हैं ये आपके सामने पेज है, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो रिकॉर्ड किया जा चुका है और आप देखेंगे अपलोड हो चुका है कोरिलेशन, उस कोरिलेशन को आप स्टडी करेंगे। अगर जिन बच्चों ने कोरिलेशन स्टडी किया है उन्हें फॉर्मूले आसानी से आ जाएंगे, जिन्होंने स्टडी नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल पर जाएं, उस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ दिखेगा उन्हें, बीकॉम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और उस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन एनालिसिस के नाम से एक वीडियो है, उस वीडियो को पहले स्टडी करें, फिर वापस इस वीडियो के पास आएँ, तभी वो पहला क्वेश्चन समझ पाएंगे, तभी वो सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर पाएंगे, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम होगी। ओके, अगर आपने समझ लिए हैं फॉर्मूले, अगर आपने कर लिए हैं, देन वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, व्हेन यू आर गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन में देखेंगे आप, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द एज एंड ब्लड प्रेशर, एजेस दे रखे हैं, ब्लड प्रेशर दे रखा है ऑफ 10 वीमेन, 10 औरतों के यहाँ पर एजेस को बोला है x और ब्लड प्रेशर को बोला है y, यानी x और y की वैल्यूज गिवन है। देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y फर्स्ट। सेकंड, डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ y ऑन x की इक्वेशन पूछी है सिर्फ। सेकंड, थर्ड आपसे पूछा है एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर ऑफ ए वुमेन हुज एज इज 45 ईयर्स। अगर किसी की एज 45 है तो उसका ब्लड प्रेशर पूछा है कितना होगा, ये थर्ड इक्वेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। और फोर्थ में आपसे पूछा है एस्टिमेट द एज ऑफ अ वुमेन हुज ब्लड प्रेशर इज 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, आपको mmHg दे रखा है।
ओके, ब्लड प्रेशर इसी में मेज़र किया जाता है, यू नो वेरी वेल। अगर नहीं जानते तो आपको इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है बीकॉम के स्टूडेंट्स को, आपको 150 दे रखा है बस, ठीक है ना। 150 मीन्स ब्लड प्रेशर यानी कि वाई की वैल्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सोल्यूशन में आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे रखी होगी, ऑफ कोर्स आपको ऐसे लिख लेनी है। उसके बाद आपको एक नया कॉलम बनाना है जो एक्स से बनेगा और उस कॉलम का नाम है यू। यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसे, यू दैट मीन्स द डेविएशन ऑफ एक्स, यानी कि ये वैल्यू डेविएशन ऑफ एक्स होती है, एक्स का छोटा रूप। एक्स में से कोई कॉमन वैल्यू घटाने के बाद जो संख्या होती है उसे डेविएशन बोलते हैं। तो फिलहाल देखो, आप देखोगे नीचे तो आपको हाईलाइट होता हुआ दिखेगा कि u इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 50। मैंने 50 को एक कॉमन एज्यूम मीन मान लिया और ये एज्यूम मीन जो 50 है इसको मैं घटाता चला गया। तो कैसे घटाया मैंने, 56 में से 50 को लेस करेंगे तो 6 बचेगा, 40 और 42 में से 50 को लेस करेंगे तो -8 बचेगा, और 36 में से 50 को लेस करेंगे तो -14 बचेगा, 46 में से 50 को लेस करेंगे तो -3 बचेगा, 49 में से 50 लेस करेंगे तो -1 बचेगा। और इसी तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक एक करके 50 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा u कैसे फाइंड किया जाता है। x की हर वैल्यू में से 50 सब्ट्रैक्ट करो। जैसे आपने u निकाला उसी तरीके से सेम आपको मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है 150 y के केस में, तो आपको 150 एज्यूम करके v की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि हर y की वैल्यूज़ में से आपको 150 सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेक्स्ट वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएगी और वो है u स्क्वायर और v स्क्वायर। ऑफ कोर्स स्क्वायर करना आपको आता है u का और v का। फिर उसके बाद आप uv की मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक नया कॉलम बन जाएगा u और v। देन इन सब का टोटल कर देंगे। जब इन सब का आप टोटल कर देंगे देन नेक्स्ट पार्ट है आपका फार्मूले का। तो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y का फॉर्मूला आपके सामने है सिग्मा यू वी अपॉन में n माइनस सिग्मा यू अपॉन n सिग्मा v अपॉन n की मल्टीप्लाई। लेकिन आपने तो ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा। आपने जब कोरिलेशन का वीडियो देखा होगा या उसमें आपने सीखा होगा तो कोवेरिएंस का ये फॉर्मूला नहीं था। तो कोवेरिएंस ऑफ x का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। इसमें आपके पास फार्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन। लेकिन अगर आप चाहें तो x रिप्लेस बाय u एंड y रिप्लेस बाय v। ऐसा कब होता है, जब आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं, और एज्यूम इसलिए की जाती है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो इस क्वेश्चन में मैंने u और v लेके चला है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ही, क्योंकि यू हैव कैलकुलेटर्स आपके पास है, आप उसकी कैलकुलेशंस का यूज़ कर सकते हो, तो आप x और y लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल मैंने फॉर्मूला लगाया है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का, आपके सामने है। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज़ रखेंगे, और वैल्यूज़ भी आपके सामने है, सिग्मा यू की वैल्यू 22 है, सिग्मा वी की वैल्यू -83 है, सिग्मा यू वी की वैल्यू 1038 है। ये तीनों वैल्यूज़ और n की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखी है। n काउंट करते हैं एक एक करके सबको, x और y की वैल्यूज़ सेम है तो n काउंट करेंगे तो कितना आएगा, वो 10। नाउ तो आपके सामने सारी वैल्यूज़ है, आप इसे रिप्लेस करें और कैलकुलेट करें तो आपके सामने फॉर्मूला आ गया, ये क्वेश्चन हो गया। यानी कि इसका आंसर आपके सामने है। आपका आंसर है 122.06। ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। जब एक वैल्यू ये आ गई तो ये सारी वैल्यूज़ का सम आपके सामने लिखा हुआ है, सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर, सिग्मा यू वी। आप वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, देन उसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना होगा। जितनी तेज़ी से मैं बोल रहा हूँ, जितनी तेज़ी से आप वीडियो को देख रहे हैं, उतनी तेज़ी से आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे बेटा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एज ए स्टूडेंट इसको सीखना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वहाँ पर आपको मुझे रोकना होगा। आप पॉज करिए वीडियो को और उसके बाद आप कैलकुलेटर लेके बैठिए और कैलकुलेशन करके चेक भी करिए कि कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशंस। देन उसको कॉपी पे नोट करिए। ये एक क्वेश्चन कर लोगे, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। 4 क्वेश्चंस थे, 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो पहले पार्ट में एक्स और वाई का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला जो पिछली वीडियो में कोरिलेशन में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर भी मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में
रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, कई स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलेज को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं। जैसे रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब एस डी ऑफ एक्स भी होता है, तो कुछ बुक्स के अंदर एस डी ऑफ एक्स भी लिखा हुआ है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, नाउ इन फॉर्मूलेज में जो अपने फॉर्मूला है इनमें वैल्यूज़ रखेंगे, वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई है, आप एक एक करके वैल्यूज़ रखेंगे, कैलकुलेटर का सही यूज़ करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर आपको कैलकुलेशन के बाद भी ये आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आंसर आया है, कैलकुलेटर पे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये आपके सामने आर की वैल्यू आ गई, यानी कि पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्वेश्चन का फिनिश होता है। सेकंड पार्ट के पास चलते हैं, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, यानी y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। ये मीन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और मीन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अगर एज्यूम मीन लिया जाता है तो मीन का फॉर्मूला यही होगा, और ये वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने। अब आप जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके सामने सिग्मा यू सिग्मा वी एन तो है, लेकिन ये ए कहाँ से आया, तो याद रखना x की वैल्यूज़ में से जो घटाया था वो 50 था, वो यहाँ पर एज्यूम मीन है, और y की वैल्यू में से जो घटाया था 150 था, वो यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है। दोनों की मैंने a लिखा है, आप कुछ और भी इंडिकेट कर सकते हो। फिलहाल सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू आपके सामने है, वो सिग्मा x की वैल्यू 52.2 एंड सिग्मा y की वैल्यू 141.7। नाउ रिग्रेशन कॉफिशिएंट y ऑन x की बात कर लेते हैं। रिग्रेशन कॉफिशिएंट y ऑन x की जब बात करेंगे तो बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स अपॉन में वेरियंस ऑफ x, ये फार्मूला है, और कोवेरियंस का फार्मूला आपने लिखा, आपने पीछे निकाला था इसे y ऑन x और x ऑन y एक ही बात होती है यहाँ पर, और वेरिएंस ऑफ x भी आपने क्या नाम है निकाला है, तो वैल्यू रखिए, ये आपके पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट y ऑन x आ जाएगा। अब रिग्रेशन इक्वेशन की बात करते हैं, तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का मीन्स हो गया कि रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x मीन्स y माइनस वाई का मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स का मीन। आप वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, आपके सामने मीन की वैल्यू है, आपके सामने रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी दे रखा है, ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट दे है y ऑन x का। जब आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप राइट साइड में जाएंगे, तो y की वैल्यू आपके सामने फाइनली ये आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1.11 x प्लस 83.758। ये हमारे पास y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। याद रखना, जो वो मैंने खुद इमेज दिखाई थी कि जो ड्रॉ करी जाती है, वो ड्रॉ करने वाली इक्वेशंस, जो उसकी जो हमारी इक्वेशंस बनेगी मैथमेटिकल इक्वेशन, वो ये है और ये ट्रीटमेंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड, एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर ऑफ अ वुमेन एज इज 45 ईयर्स। और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में एज का मीन्स x लिखा हुआ था, तो आप सबसे पहले तो y की जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो y ऑन x ही हमें चाहिए होगा। अगर x निकालना होगा तो x ऑन y चाहिए होगा। फिलहाल y ऑन x के लिए y की वैल्यू आपके सामने है, आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 45, ये देखिए, और जब 45 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, ये y की वैल्यू है 133.708। क्या आ जाएगी? 133.708। लेकिन पॉइंट में पीछे क्वेश्चन देखा था, पॉइंट्स में आपको ब्लड प्रेशर नहीं दे रखा था, तो आपको इसे पूरी वैल्यू प्रॉपर वैल्यू में लिखना है, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे। सो द ब्लड प्रेशर ऑफ अ वुमेन इज 134 mmHg, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ओके, नाउ आपको ध्यान से समझना होगा कि उसकी एज अगर 45 साल है तो उसका ब्लड प्रेशर जो होगा 134 होगा। ओके, ये हमारा एंड होता है ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के पास। फोर्थ पार्ट बच्चे आपको कहता है एस्टिमेट द एज ऑफ अ वुमेन हुज ब्लड प्रेशर इज 150 mmHg, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर बताना दे रखा है और आपको एज निकालनी है, यानी कि आपको अब की बार y की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी होगी, अब की बार x ऑन y, जैसे पिछली बार y ऑन x निकाला था, सेम प्रोसेस सेम तरीके से आपको x ऑन y की वैल्यू निकालनी है बेटा। और दूसरी चीज़, इसमें आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और मीन की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इसे निकाल लेंगे इक्वेशन को, देन यू पुट y इज इक्वल टू 150, जैसे मैंने पीछे रखा सेम उसे रिपीट करिए। अब की बार y की वैल्यू रखनी है, तो आप फाइंड करेंगे x और ये आपको खुद से निकालना है। तो ये फोर्थ पार्ट भी एंड होता है और आपको समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ये फर्स्ट क्वेश्चन 50% ऑफ रिग्रेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करता है।
ठीक है, यानी कि अगर हम रिग्रेशन के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो आधे न्यूमेरिकल्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने सारे पार्ट्स यूज़ कर लिए, चारों पार्ट में हर चीज़ पूछ ली गई। तो आपका काम है इस क्वेश्चन को पूरा करना, और अगर आपको स्टार्टिंग से करते हो आप इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हो तो भी ये लास्ट वाला पार्ट तो इतना समझने के बाद करिए। अगर ये पूरा क्वेश्चन आपने कॉपी पे किया देन आप दूसरे पार्ट के पास जाएंगे, और दूसरा पार्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड टाइप भी है। क्या है वो टाइप? When you are given regression equation in the questions, जब आपको regression equation क्वेश्चन में दे रखी होगी तो उसमें क्वेश्चन कैसा दे रखा होगा? The lines of regression of a bivariate distribution are the follow. आपको ये लाइन ऑफ रिग्रेशंस दे रखी है, ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, आपको पूछ क्या रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, सबसे पहले पूछा है मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। सेकेंड में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, दोनों चीज़ पूछी है इसमें। थर्ड में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड फोर्थ में और लास्ट में आपसे पूछा गया है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई व्हेन इट इज गिवन दैट द वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। ये चारों वैल्यूज़ को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले के पास चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया था द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। इसे निकालना बहुत आसान है। आई थिंक आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा किस तरीके से दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करना सिखा रहा हूँ आपको कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, जब एलिमिनेट करते हैं, जब इक्वल करके एलिमिनेट करते हैं तो उस मेथड को हम, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, उसको हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्या किया मैंने, देखिए आपके सामने जो इक्वेशन है 5x माइनस का 145 इज इक्वल टू -10y को अरेंज किया, यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से लिखा। किस तरीके से? आपने राइट में जो माइनस का 10y है वो लेफ्ट में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में माइनस का 145 है वो राइट साइड में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपके सामने पहली अरेंजमेंट, पहली इक्वेशंस की अरेंजमेंट है। दूसरी इक्वेशंस को भी ऐसे ही अरेंज करना है, जो राइट साइड में माइनस का 8x दे रखा है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और प्लस का हो जाएगा। देखिए अब प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, प्लस का 8x प्लस का फिर 14y ऑलरेडी प्लस का है तो लिखा, एंड देन जो लेफ्ट साइड में माइनस का 208 था वो राइट साइड में चला जाएगा तो आपके सामने प्लस का 208 हो जाएगा। इसके बाद जो स्टेप है उसमें आप कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया, आपके पास चॉइस है, आप y के कोफिशिएंट्स को भी इक्वल कर सकते हैं। x के कोफिशिएंट्स की बात करता हूँ तो 5 और 8 दे रखा है, मैंने अपोजिट, यानी कि पहली इक्वेशन को मैंने 8 से और दूसरी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराई है। कंप्लीट मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके सामने ये रिजल्ट आता है। आप एक एक करके, मैंने कहा था कॉपी पे मल्टीप्लाई कराएंगे। देन जब आपने मल्टीप्लाई करा दी तो साइन चेंज किए जाते हैं। ऑफकोर्स सारे साइन प्लस के हैं तो माइनस के कर देंगे। देन जब सारे साइन चेंज करेंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा। एक्स वाली संख्या तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और हट जाएगी, लेकिन वाई वाली वैल्यू 80 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 10 बचेगा। 1160 में से 1040 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 बचेगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, यानी कि y के साथ जो संख्या है 10 उसको डिवाइड में लेके जाएंगे, तो डिवाइड में लेके आएंगे तो आपके सामने y की प्रॉपर वैल्यू आएगी और वो वैल्यू क्या होगी 12, यानी कि y की वैल्यू 12 आ गई। अब इसे आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट है उसमें पुट किया जाएगा, तो पुट करने के बाद आपके सामने वैल्यू क्या आएगी 5x। आप देखिए 5x माइनस का 145 इज इक्वल टू -10 और y की जगह पर वैल्यू लिखी जाएगी 12। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपने जब उसकी जगह 12 रख दिया, मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट साइड में वैल्यू लेके जाएंगे, यानी कि माइनस का 145 था उसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और राइट साइड में ऑलरेडी माइनस का 120 है, उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 5। नाउ ये मैंने प्रॉपर उन स्टूडेंट्स के लिए कराया है। आप सोच रहे होंगे इतना सारा मैं क्यों डिटेल कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th तक मैथ पढ़ी थी और उसके बाद उन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है, लेकिन ग्रेजुएशन में उनको मैथमेटिक्स मिलती है। ये कंपलसरी कोर्स है। बीकॉम में जब उन्हें मैथ्स मिलती है, 10th तक उन्होंने की थी, 2 साल का बीच में गैप आ गया, तो उस गैप के लिए वो ये वाला मेथड, ये ट्रीटमेंट एक्चुअली भूल जाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मुझे कराना होता है। सो दैट्स वाई जिन बच्चों ने ये ऑलरेडी कर रखा था वो भी थोड़ा सा पेशेंस रखें और सीखें एक स्टेप बाय स्टेप। जिन्होंने ये कैलकुलेशंस नहीं कर रखी थी वो इसको फॉलो करके सीख जाएंगे। नाउ ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है, इस एक्स वाई की वैल्यू को ही मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई बोला जाता है।
यानी कि मीन ऑफ एक्स, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन यानी कि एक्स के ऊपर बार लगाते हैं, मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 एंड मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू 12। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दे रखी होगी उसको आप किसी भी एक पैटर्न से, किसी भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, और जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो प्रॉपर मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई होती है। सिंपली तो यही है। हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन के पास। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y एंड y ऑन x। इसके लिए मैं एक इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, आप दूसरी को खुद से करेंगे। तो पहले को प्रॉपरली सीखिए। देखिए, पहले आपको इक्वेशन दे रखी होगी 5x प्लस का 10y इज इक्वल टू 145। पीछे से लिए मैंने, यानी कि ये इक्वेशंस पीछे आपको क्वेश्चंस में अभी दी थी, लिखी हुई थी, वहाँ से उठा के लिए। अब ये इक्वेशन में आपको क्या करना है, आपको दो पार्ट इसके कर लेने हैं, यानी कि एक इक्वेशन के दो पार्ट करने हैं। किस तरीके से करने हैं, आपको पहले एक जो इक्वेशन दे रखी है उसमें से आपको 5x लेफ्ट में रहने देना है और बाकी सारी संख्या राइट में चली जाएगी। तो बाकी सारी मतलब बचा क्या, 10y बचा, वो राइट में चला गया, माइनस 10y। ऐसे ही दूसरे पार्ट के अंदर y की वैल्यू यानी कि 10y लेफ्ट में रहने देना है और बाकी की संख्या को आप राइट में लेके जाएंगे, यानी कि 5x राइट में जाएगा तो माइनस का 5x प्लस का 145 हो जाएगा। ओके, 145 पहले से ही प्लस का था राइट साइड में। नाउ अगला स्टेप जब देखते हैं तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जो 5 था, 5x में जो 5 था उसे डिवाइड कर दिया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। तो उसमें क्या किया हमने, लेफ्ट वाला 5 जो था वो राइट में डिवाइड हो गया। ऐसे ही लेफ्ट में जो आपके पास 10 था वो राइट में डिवाइड हो गया। देन नेक्स्ट के पास चलेंगे तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 10y अपॉन 5 था, तो जो y के साथ कॉफिशिएंट होता है, यानी कि y के साथ जो गुणा कर रही होती है संख्या, उस संख्या को लिखा जाता है bx ऑन y, bxy, x की वैल्यू है इज इक्वल टू में माइनस 10 अपॉन 5। ऐसे ही y इज इक्वल टू है तो by ऑन x हो जाएगा। और वो क्या होगा, जो x के साथ संख्या मल्टीप्लाई में है, x नहीं लेंगे, याद रखना, x के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में वो ली जाएगी। इसको अगर हम फ्रैक्शन वाइज सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको प्रॉपरली अगर सॉल्व करते हैं तो आप 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 डिवाइड बाय 10 अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये आपके सामने दो वैल्यूज़ मैंने निकाली। एक इक्वेशन से दो वैल्यूज़ निकली हैं, एक bx ऑन y आया है -2, एक by ऑन x आया है -1/2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से रिपीट करिए और कॉपी पे लिखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गया है तो ये वाला पैटर्न आप खुद करेंगे, यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन के दो पार्ट होंगे, एक में x एक तरफ रह जाएगा, दूसरे में y रह जाएगा, और दोनों से वैल्यूज़ निकल के आएंगी bx ऑन y की भी, by ऑन x की भी। bx ऑन y की वैल्यू है -7/4 और by ऑन x की वैल्यू है -4/7। ये दो वैल्यूज़ जब आ चुकी है तो आपको समझना होगा कि हम जो रिलेट कर रहे हैं वही दो इक्वेशंस में रिलेट कर रहे हैं। एक ही इक्वेशन के दो पार्ट करके रिलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशंस हैं उसमें से पहली इक्वेशन से bx ऑन y लेंगे, जो यहाँ पर फिलहाल -2 है, और दूसरी इक्वेशन में से by ऑन x लेंगे। याद रखना, पहले से x ऑन y और दूसरे से y ऑन x, और इसे पहला केस का नाम रख देंगे, इसे बोलेंगे ये फर्स्ट केस है। उसके बाद हमारा सेकंड केस होगा, पहली इक्वेशन से by ऑन x लिया जाएगा और सेकंड इक्वेशन से bx ऑन y लिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि दो केसेस बन गए। अब इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा और दूसरा केस हमारा दूसरी कंडीशन जो है सेटिस्फाइड नहीं करेगी। कैसे, देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y एंड y ऑन x निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। हमारे सामने r इज इक्वल टू दे रखा है फॉर्मूला √bxy मल्टीप्लाई √byx। ये फॉर्मूला है कोरिलेशन निकालने का। ये कोरिलेशन निकालने का जब फॉर्मूला लगाया जाता है जब हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दे रखे होते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला। लेकिन ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करने के बाद आता है। जैसे ये तीन शर्तें आपके सामने दे रखी हैं। पहली शर्त जो दे रखी है उसमें से आपके सामने कंडीशन है व्हेन बोथ xy एंड yx हैव सेम साइन, यानी कि जो आपके सामने ऊपर अभी फार्मूला लिखा हुआ था वो फार्मूला जब ही यूज़फुल होगा जब आपके सामने ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यानी कि bxy एंड bynx। तो पहली कंडीशन के पास चलते हैं। हमारे पास पहला केस है, bx ऑन y की वैल्यू दे रखी है -2, by ऑन x की वैल्यू दे रखी है x ऑन y, और y ऑन x की वैल्यू क्या दे रखी है -4/7।
ये दो वैल्यूज़ आपके सामने दे रखी है। तो ऑफ कोर्स ये दो वैल्यूज़ में से जो पहली कंडीशन यानी कि जो पहला केस हमारे सामने होगा वो है दोनों सेम साइन के होने चाहिए, और पहला केस उसे सेटिस्फाइड करता है, सेकंड केस भी उसे सेटिस्फाइड करता है क्योंकि उस पर भी दोनों सेम साइन है यानी कि दोनों नेगेटिव हैं। उसके बाद आते हैं हम सेकंड केस के पास। सेकंड केस क्या कहता है? व्हेन बोथ x एंड y एंड y ऑन x आर नॉट ग्रेटर देन 1, दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं होने चाहिए। तो पहला केस देखते हैं 2। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर के इग्नोर नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो ये लेस देन 1 ही रहेगा हमेशा। मैं नेगेटिव को छोड़कर संख्या देख रहा हूँ यानी कि 2 एक संख्या है जो 1 से बड़ी है। उसके बाद 4/7 को जब आप इसे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 1 से छोटी आएगी। और क्वेश्चन में सेकंड शर्त ये कहती है हमारी कि दोनों के दोनों 1 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो एक संख्या तो बड़ी है, 1 से दूसरी छोटी है, तो यानी कि पहला केस सेटिस्फाइड करता है इस शर्त को। उसके बाद दूसरे केस के पास चलते हैं। तो 7/4 की बात दे रखा है। 7/4 में आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कोई वैल्यू जो आएगी वो 1 से ग्रेटर होगी और 1/4 1 से लेस होगी। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि दोनों 1 से बड़े नहीं होने चाहिए, एक हो सकता है बड़ा या फिर दोनों छोटे हो सकते हैं। यानी कि सेकंड केस भी दोनों ने सेटिस्फाइड कर लिया, दोनों से सेटिस्फाई हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड केस के पास। बेटा थर्ड केस में आपसे कहता है व्हेन r इज़ लेस देन 1। r मीन्स ये फॉर्मूला आपके सामने है, ये 1 से छोटा होना चाहिए। नेगेटिव को इग्नोर करेंगे फिलहाल। तो अभी हम जब सॉल्व करते हैं तो r का फार्मूला लगाएंगे bx1y। पहले केस में भी आपके सामने है -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/7, और सेकंड केस में भी आपके सामने है। दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो r की वैल्यू तो नेगेटिव में आएगी, लेकिन हम माइनस को इग्नोर करेंगे। और r की वैल्यू पहले केस में है 1.069 और दूसरे केस में है 0.935। तो पहला केस यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, पहला केस यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगा, यानी कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स एक जो है पहला केस वो नहीं लिया जाएगा, दूसरे वाले केस के रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। देन आपने फाइनली सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था रिग्रेशन कॉफिशिएंट x ऑन y निकालना है, तो b x ऑन y माइनस का 7/4 आ गया और b y ऑन x माइनस का 1/4 आ गया। और उसके अलावा जो संख्या थी वो कोई कॉफिशिएंट्स में कंसीडर नहीं की जाती है, उसको पार्टिकुलर जो हमारे पास 3 शर्त थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एक सेटिस्फाई करेगा हमेशा और एक सेटिस्फाइड नहीं करेगा, या फिर दोनों ही सेटिस्फाइड ना करें ऐसा भी हो सकता है। तो उसे कहेंगे नॉट एग्जिस्ट टू फाइंड द रिग्रेशन कॉफिशिएंट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता फाइंड करने के लिए अगर तीनों की तीनों शर्त सेटिस्फाइड ना करें, यानी दोनों केस तीनों शर्त अगर सेटिस्फाइड नहीं करें तो हम उसे कहेंगे नॉट एग्जिस्ट टू फाइंड। ठीक है ना, यानी तीनों शर्त तीनों जो आपके सामने टॉपिक्स थे वो तीनों के तीनों सेटिस्फाइड होने ज़रूरी है। ठीक है, नाउ हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में आपसे कहता है कोरिलेशन कॉफिशिएंट x एंड y निकालना है आपको। तो कैसे निकालते हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट x एंड y? तो ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने सबसे पहले फार्मूला यूज़ करेंगे आप, और आपको पता होना चाहिए वो फार्मूला कि दोनों के दोनों वैल्यूज़ जो हैं अगर पॉजिटिव है, ये फार्मूला तो आपके सामने है ही, दोनों के दोनों वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव है तो r की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर दोनों की दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव है जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि bx ऑन y भी नेगेटिव है, by ऑन x भी नेगेटिव है, तो r की वैल्यू जो आई है रूट के अंदर से जब बाहर निकाला है तो वो नेगेटिव में ही रिप्रेजेंट होगा। और याद रखने वाली बात है कि r था वो कहाँ से आया, ये क्योंकि कोरिलेशन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाई वी यूज सिंबल r फॉर द कोरिलेशन कॉफिशिएंट। तो इसमें आपको यहाँ से समझना होगा कि गैल्टन इन्वेंटेड व्हाट वी नाउ कॉल द कोरिलेशन कॉफिशिएंट। ये भी इन्वेंट गैल्टन ने किया है कि r पढ़ा जाएगा कॉफिशिएंट कोरिलेशन को। कैसे? उन्होंने कहा ही कॉल्ड इट इंडेक्स ऑफ कोरिलेशन, उन्होंने इंडेक्स ऑफ कोरिलेशन बोला था कोरिलेशन कॉफिशिएंट को। देन ही सिम्बोलाइज्ड इट बाय द लेटर आर, इन्होंने आर से सिम्बोलाइज किया था इसको इंडेक्स ऑफ कोरिलेशन को, जिसे आज हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, और वो आर का मतलब था रिवर्जन। एंड यू नो वेरी वेल कि ये मैंने कोरिलेशन में आपको नहीं बताया। अगर मैं कोरिलेशन वाले वीडियो लेक्चर में आपको बोलता कि आर का मतलब रिवर्जन होता है, देन आपके दिमाग में ये दूसरा क्वेश्चन आ जाता कि रिवर्जन का क्यों भाई, रिवर्जन का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि रिवर्जन मीन्स क्या होता है। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो स्टार्ट करिए, और जो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में मैंने आपको बताया है उसको आप अच्छे से स्टडी करिए कि रिवर्जन बेसिकली किस कॉन्सेप्ट को लेकर आया था, तो आपको समझ में आएगा रिवर्जन मीन्स आर, और आर से रिप्रेजेंट किया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। ठीक है, नाउ हम फोर्थ पार्ट के पास चलते हैं, ये आखिरी पार्ट है हमारे सेकंड क्वेश्चन का।
द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, आपको फाइंड करना है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y व्हेन इट इज़ गिवन दैट द वेरिएंस ऑफ x इज़ 4। ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है आपके सामने, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y का इज इक्वल टू r रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x अपॉन रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y। इसे कॉपी पे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कई बार कॉपी किताब में आपको अलग अलग किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा, और क्या मिलेगा, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x की जगह SD ऑफ x, एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं न्यू x, ठीक है ना। लेकिन फार्मूला कोई भी लगा लीजिए, मॉडिफाइड करके, तो फार्मूले बहुत सारे हो सकते हैं। आप ये बेसिक फार्मूला याद करिएगा, जैसे x ऑन y का फार्मूला है वैसे y ऑन x का फार्मूला भी आप खुद निकालेंगे। और y ऑन x के फार्मूले में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि x की जगह y और y की जगह x रिप्लेस कर देना है। ओके, नाउ यहाँ पर वैल्यूज़ रिप्लेस करिए, जो पीछे सारी वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, b x ऑन y निकाल चुके हैं, r निकाल चुके हैं, वेरिएंस ऑफ x निकाल चुके हैं। वैल्यू रिप्लेस करिए, रिप्लेस करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेरिएंस ऑफ y का रूट आ जाएगा, और वेरिएंस ऑफ y के रूट को हम SD ऑफ y बोलते हैं। देन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से पॉज कर करके कॉपी पे लिख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ विल फिनिश दिस क्वेश्चन। अब आपको मैं बता देता हूँ बच्चे कि ये टॉपिक जो बहुत आसान हो सकता है, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखकर इसके दोनों न्यूमेरिकल्स को कॉपी पे लिख लें तो इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको अटकेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन अटकता है तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, वो क्वेश्चन को क्लिक करके मुझे सेंड कर देंगे और मुझे बता देंगे कि इसमें आपको क्या पूछना है। अगर जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी मैं उसके आपको रिफंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगे। किसी भी बुक में से आप रिग्रेशन का टॉपिक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है इसकी एक्सरसाइज करने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, उसमें अपना नाम, अपनी क्लास लिख दीजिए और टॉपिक का नाम लिख दीजिए। 3 चीज़ आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको उसकी PDF जो मेरे पास है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आप उस PDF में से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने से आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। देन पेपर में आप उसको स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हो।